अध्याय 106 फू चेंग की कहानी। थोड़ी देर तक ये जियाओ और अधेड़ उम्र का आदमी एक दूसरे को देखते रहे। ये जियाओ ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आवाज में स्पष्ट धमकी को स्पष्ट रूप से सुना। अधेड़ उम्र का आदमी चाहता था कि ये जियो उसके लिए काम करे, और अगर ये जियो सहमत नहीं हुआ तो वह ये जियो को ऐसा करने के लिए मजबूर करेगा। हालांकि ये जियाओ को धमकाना इतना आसान कैसे हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें थीं जिनके बारे में वह निश्चित होना चाहता था। इस प्रकार उसने अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग करने से परहेज किया, जो वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का जीवन समाप्त कर सकता था, भले ही वो मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति एक प्रमुख संत हो। जब मैं तालाब में खेती कर रहा था तो मेरी मुलाकात दो लड़कियों से हुई। वे ब्लड शैडो टॉवर से जू यू और यान मुलान हैं। जैसे ही ये जियाओ ने बात की, उसने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की अभिव्यक्ति को करीब से देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य का संकेत देखा। ऐसा लगता है कि उसने जो सोचा वह सही था। इस प्रकार ये जियो ने जारी रखा, बाद में मुझे फिर से ब्लड शैडो टॉवर से दो अन्य पुरुषों का सामना करना पड़ा। बात बस इतनी है कि दो लड़कियों के विपरीत वे दो पुरुष कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा थे। उनके नाम लू मिंग और मिंग जी थे। मुझे लगता है वैसे भी उन दो लोगों सहित मैं पहले ही ब्लड शैडो टॉवर से 4 लोगों से मिल चुका हूं। हालांकि मैंने मिंग जी को मार डाला क्योंकि वह मुझे मारने की इच्छा के लिए मौत का हकदार था। मैंने लू मिंग को छोड़ दिया। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं परोपकारी था, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जानना चाहता था कि वह और मिंग जी रेड में कैसे प्रवेश करने में सक्षम थे। स्टार गुप्त क्षेत्र। जब गुप्त क्षेत्र के नियम स्पष्ट रूप से कैओस स्पिरिट क्षेत्र योद्धाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि मैं उस समय थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मुझे फिर कभी लू मिंग की तलाश करने का अवसर नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने योद्धाओं की व्यापक क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार खजाने को खोजने के इरादे से तालाब में गहराई तक गोता लगाया, तो मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया। जब मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया तो मुझे फिर से कई कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि मुझे नहीं पता कि वे कहाँ से आए थे। उनकी क्षमताओं ने मुझे बताया कि उनमें से हर एक हत्यारा था, और जहाँ तक मुझे पता है ब्लड शैडो टॉवर हत्यारों का पोषण करता है। इस तथ्य के साथ कि मैं पहले भी उनमें से 4 का सामना कर चुका हूं, मुझे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। मुझे यकीन है कि अन्य कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धा ब्लड शैडो टॉवर से आते हैं। और आखिरकार मैं आपसे मिला, एक प्रमुख संत। आपने मुझे बताया कि आप उस खजाने के लिए भी यहाँ हैं, और यह आप ही थे जो उस खजाने की तलाश में अपने साथ इतने सारे कैओस स्पिरिट रीम योद्धाओं को लाए थे। चूंकि के अनुसार मेरा अनुमान है वे सभी ब्लड शैडो टॉवर से हैं, आपको भी उस बल से संबद्ध होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि आप वास्तव में किसी बल से संबद्ध होने के लिए बहुत मजबूत हैं। इस प्रकार मुझे लगता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं ब्लड शैडो टावर के पीछे। आप ब्लड शैडो टावर के नेता हैं, ठीक है? अब तक अधेड़ उम्र का आदमी पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जियाओ जैसा छोटा बच्चा थोड़े ही समय में चीजों को पूरी तरह से देखने और देखने में सक्षम होगा। यह वाकई डरावना है। 300x25 खरब 1 अरब 72 करोड़ 91,36,817 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि सावधानीपूर्वक पालन पोषण किया जाए तो ये जियाओ एक आश्चर्यजनक हत्यारा होने के साथ साथ एक विशेषज्ञ रणनीतिकार भी बनेगा। अब वह ये जियाओ को और भी अधिक जाने नहीं देना चाहता था। चाहे कुछ भी हो, उसे ये जियाओ से अपने लिए काम करवाना होगा। नहीं, ये जियाओ को उसके लिए काम करना होगा। गहरी सांस लेते हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपनी सांसों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह स्पष्ट रूप से असमर्थ था क्योंकि वह बहुत उत्साहित था। उसके चेहरे पर एक तेज रोशनी चमक उठी और उसकी आंखें गहरी चमक से चमक उठीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक बार फिर सौम्य मुस्कान बिखेरी और बोला, चूंकि आपने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया है तो मुझे आधिकारिक तौर पर अपना परिचय देने दीजिए। मेरा नाम फू चेंग है और मैं ब्लड शैडो टॉवर का संस्थापक हूँ। मैंने ब्लड शैडो टॉवर बनाया और इसे पूरी तरह से इसकी वर्तमान ऊंचाई पर लाया। हाँ, आप सही हैं। रेड स्टार सीक्रेट दायरे में मौजूद हर कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा ब्लड शैडो टावर से आया था। ये जियाओ की प्रतिक्रिया देखने के लिए 1 सेकंड के लिए रुककर उसे केवल एक अभिव्यक्तिहीन चेहरा मिला। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और भी बेतहाशा मुस्कुराया।
फिर उसने आगे कहा, आपको आश्चर्य हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों किया और मुझे उस खजाने के बारे में कैसे पता चला। ईमानदारी से कहूं तो जब मैं छोटा था तब मैंने रेड स्टार गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया था। उस समय मैं पूल के पार भी आया था। वह पूल बेहद शुद्ध अराजकता ऊर्जा वाले पानी से भरा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग कितनी देर तक उसमें खेती करते हैं, पूल किसी कारण से कैओस एनर्जी का घनत्व और शुद्धता कभी कम नहीं हुई। मैंने यहाँ खेती की और अराजकता आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया। यहाँ खेती में प्रवेश करके मैंने गुप्त क्षेत्र के नियमों को भी तोड़ा और मुझे बिजली के कष्टों से दंडित किया गया, जिसने मुझे बहुत घायल कर दिया और मुझे मौत के कगार पर पहुंचा दिया। हालांकि मैं बहुत भाग्यशाली था। मैं किसी तरह मौत से बचने में कामयाब रहा और इस महासागर के पास पहुंचने से पहले अपने शरीर पर भयानक चोटों के साथ गुप्त क्षेत्र में घूमता रहा। अधिक विशिष्ट रूप से एक छोटे से द्वीप पर। दुर्भाग्य से वह द्वीप बना हुआ है पानी के प्रवाह के साथ बह रहा है, जिससे इसका पता लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। मैं आपको बताना भूल गया, मैं न केवल ब्लड शैडो टॉवर का संस्थापक हूँ, बल्कि मैं एक फॉर्मेशन मास्टर भी हूँ। जब मैं उस द्वीप पर पहुंचा तो मुझे एक अवसर मिला जिसने मुझे पूरी तरह से ठीक कर दिया, और बहुत जल्द मुझे फिर से एक जगह मिली जहां किसी कारण से मेरी व्यापक क्षमता एक पल में कई गुना बढ़ गई थी और मुझे पता था कि मुझे एक महान अद्भुत खजाना मिला है। मैं उस खजाने को ढूंढना चाहता था और उसे ले जाना चाहता था मेरे साथ। दुर्भाग्य से समय लगभग समाप्त हो चुका था और बहुत जल्द गुप्त क्षेत्र ने सभी को बाहर निकाल दिया होगा। इस प्रकार मैंने एक निर्णय लिया और एक भव्य संरचना बनाई जिसने उस स्थान को समुद्र से जोड़ा, जिससे समुद्र के पानी में योद्धाओं की व्यापक क्षमता को बढ़ावा देने की क्षमता आगे बढ़ी। इस प्रकार आप स्पष्ट रूप से होते हुए भी अपनी व्यापक क्षमता में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। समुद्र के ऊपर उड़ना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस प्रकार मैंने एक निर्णय लिया और एक भव्य संरचना बनाई जिसने उस स्थान को समुद्र से जोड़ा, जिससे समुद्र के पानी में योद्धाओं की व्यापक क्षमता को बढ़ावा देने की क्षमता आगे बढ़ी। इस प्रकार आप स्पष्ट रूप से होते हुए भी अपनी व्यापक क्षमता में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। समुद्र के ऊपर उड़ना। उसके बाद मुझे टेलीपोर्ट कर दिया गया। मैंने उस खजाने को छीनने के लिए अगली बार भी रेड स्टार गुप्त दायरे में प्रवेश करने की योजना बनाई। दुर्भाग्य से मैं पहले से ही एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था, इसलिए मैं प्रवेश करने में असमर्थ था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर से कई संरचनाएं बनाई एक फॉर्मेशन प्लेट पर और उसे अपने एक शिष्य को देते हुए कहा कि उस फॉर्मेशन प्लेट को उस तालाब में फेंक दो। मैंने जो कहा उसे करके उसने अनजाने में समुद्र को तालाब से जोड़ दिया। कई संरचनाओं के बीच फॉर्मेशन प्लेट पर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन भी था जो लोगों को सीधे समुद्र में टेलीपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन मैंने जो किया वह सही नहीं था सभी। उसके बाद मैंने सब कुछ ठीक करने के साथ साथ गुप्त क्षेत्र की भावना को सचेत किए बिना रेड स्टार गुप्त क्षेत्र में घुसने का रास्ता तलाशने में अनगिनत साल बिताए। अनगिनत वर्षों के शोध और अध्ययन के बाद मैं अंततः एक ऐसी संरचना बनाने में कामयाब रहा जो चतुराई से किसी की आभा को पूरी तरह से छुपा देता है और उनकी खेती को अराजकता धूल के दायरे में दबा देता है। रेड स्टार टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आने से पहले मैंने अपने शरीर के साथ साथ कई कैओस स्पिरिट रियल्म योद्धाओं के शरीर पर उस संरचना को उकेरा था, क्योंकि मैं किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। मैंने सभी को औसत परिणाम प्राप्त करने के लिए कहा। इस प्रकार एक अवसर प्राप्त हुआ बिना किसी को सचेत किए सभी से छुपते हुए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना। अब जब मैं हजारों वर्षों के बाद आखिरकार यहाँ आ गया हूँ तो मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बात सिर्फ इतनी है कि उस खजाने के अलावा मैं तुम्हें भी अपने साथ वापस ले आऊंगा। ये जियाओ वास्तव में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की कहानी से प्रभावित हुआ। ब्लड शैडो टावर के संस्थापक फू चेंग वास्तव में बहुत मेहनती और धैर्यवान व्यक्ति थे। वह एक ऐसी संरचना बनाने में सक्षम होने के लिए भी आश्चर्यजनक था जो वास्तव में कई कैओस स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञों के साथ साथ रेड स्टार सीक्रेट रियल्म की स्पिरिट की इंद्रियों को अंधा कर सकती थी। ये कहा जा सकता है कि फू चेंग एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो अपने जीवन में महान चीजें हासिल करने में सक्षम थे। उसे अवसरों की आवश्यकता थी और वे अवसर इस गुप्त क्षेत्र में मौजूद थे। फू चेंग ऐसा कैसे नहीं चाहेगा जब उसने हजारों वर्षों से उस अवसर को प्राप्त करने की योजना बनाई थी। बात सिर्फ इतनी है कि
फू चेन को ये जियो के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। वास्तव में ये जियो अभी भी फू चेन के साथ कुछ नहीं करना चाहता था। हालांकि अगर फू चेन उसे परेशान करता रहा और उसे जान से मारने की धमकी देता रहा तो ये जियो को फू चेन को नरक भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। इस प्रकार ये जियो ने एक निर्णय लिया और अंत में कहा, मैं आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, नहीं मैं आपके या उस खजाने के बारे में किसी को बताऊंगा जो किसी व्यक्ति की व्यापक क्षमता को बढ़ा सकता है। हालांकि तुम्हें मुझसे अपने लिए काम करवाने का सपना छोड़ना होगा। अध्याय 107 फू चेन की हत्या। मैं आपके मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, नहीं किसी को आपके या उस खजाने के बारे में बताऊंगा जो किसी व्यक्ति की व्यापक क्षमता को बढ़ा सकता है। हालांकि तुम्हें मुझसे अपने लिए काम करवाने का सपना छोड़ना होगा। ये जियाओ बोला, आप मजाक कर रहे होंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा था कि यदि आप मेरे लिए काम नहीं करना चाहते हैं तो आपको जाने देंगे। मैंने आपसे कभी यह वादा नहीं किया था। आप स्वयं एक खजाना हैं। अगर मैं आपका अच्छी तरह से पालन पोषण करता हूं तो मेरे ब्लड शैडो टॉवर की ताकत होगी बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है और एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब इसे इल्यूजनरी स्पिरिट गेट का भी सामना करना पड़ सकता है, जो मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि में सबसे मजबूत ताकत है जो बादलों वाले आकाश क्षेत्र में स्थित है। कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, यदि नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारा वह खून छीन लूंगा। जब फू चेंग ने बेरुखी से बात की तो उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी चमक उठी। उसी समय उसके शरीर से ये जियो को निशाना बनाते हुए हत्या करने का इरादा झलक रहा था। ये जियाओ ने आह भरी, फिर बिना कुछ कहे उसने जाने के इरादे से फिर से एक अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया। उसने एक पल में 10 मील टेलीपोर्ट किया और टेलीपोर्ट करता रहा। हालांकि अचानक आभा का एक विस्फोट ऊपर से उस पर दबाव डालने लगा। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने फू चेंग को अपने सिर के ऊपर तैरते हुए पाया। ये स्पष्ट था कि फू चेंग उसका पीछा करने के लिए पवन बल की अपनी समझ का पूरा उपयोग कर रहा था। चूंकि तुम मेरे लिए काम नहीं करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके हो तो मैं तुम्हारे शरीर से उस खून की रेखा को निकालने से पहले तुम्हें मार डालूंगा। फू चेंग बोला और ये जियो पर अपनी मुट्ठी से हमला किया। ये जियाओ ने किनारे पर टेलीपोर्ट किया और अपनी उंगली उठाई। अचानक उसकी उंगली पर सफ़ेद लौ का एक गोला प्रकट हुआ। जैसे ही यह लौ ये जियाओ की उंगली पर प्रकट हुई, अंतरिक्ष स्वयं ही मथने लगा। ऐसा लग रहा था मानो लौ आसपास के स्थान को जला रही हो। फू चेंग को भी अपने जीवन के लिए ऐसा खतरा महसूस हुआ जो उन्हें हजारों वर्षों से महसूस नहीं हुआ था। जब उसने ये जियाओ की उंगली पर जलती हुई सफ़ेद लौ को देखा तो उसे महसूस हुआ कि मौत उसकी ओर आ रही है। वह लौ क्या है? ये आखिरी शब्द थे जो फू चेंग सफ़ेद लौ से जलने से पहले बोल सके थे। ये जियाओ ने अपनी उंगली हिलाई और सफ़ेद लौ की गेंद फू चेंग के शरीर पर गिरी। लौ ने फू चेंग को नहीं जलाया, इसके बजाय इसने पहले उसकी सारी खेती को भस्म कर दिया और फिर धीरे धीरे बिजली की गति से उसके शरीर को क्षत विक्षत करना शुरू कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एक पल में उसका पूरा शरीर वाष्पित होने से पहले तरल के एक पोखर में बदल गया। फू चेंग को मारना इतना आसान था। ये जियाओ ने आह भरी और बुदबुदाया, तुम्हें पता है मैं कभी भी किसी पर यूनिवर्स एसेंस फ्लेम का उपयोग नहीं करना चाहता था। आप मुझे यूनिवर्स एसेंस फ्लेम का उपयोग करने के लिए मजबूर करने के लिए मौत को दावत दे रहे थे। खैर, इसकी प्रतिक्रिया मुझे मार डालेगी। बिना कुछ सोचे समझे ये जियाओ क्रॉस लेग करके बैठ गया और यूनिवर्स एसेंस फ्लेम उसके शरीर में लौट आई। अगले ही पल ये जियाओ को अपने शरीर के अंदर भारी ऊर्जा का विस्फोट महसूस हुआ। हालांकि जैसे ही वह विशाल ऊर्जा प्रकट हुई वह उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। यूनिवर्स एसेंस फ्लेम एक बहुत ही अनोखी लौ है जिसे ये जियो ने अराजकता के कमल से प्राप्त किया है, और ये जियाओ के पुनर्जन्म के बाद उसके इन्फिनिटी एज ब्लेड और वॉइड शैटरिंग स्पीयर की तरह इस लौ को भी अगले स्तर तक मजबूत किया गया। ये सभी प्रकार की ऊर्जा को खत्म कर सकता है और न केवल मजबूत बन सकता है बल्कि ये जियो को प्रतिक्रिया भी दे सकता है जिससे उसे मजबूत बनने में भी मदद मिलेगी। लेकिन ये बात नहीं थी। एक बार जब किसी को ब्रह्मांसार ज्वाला द्वारा लक्षित किया जाता है तो यह उन्हें एक पल में नष्ट कर देगा। हाँ, यह उन्हें जलाएगा नहीं बल्कि संक्षारित कर देगा जिससे वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा कई अन्य चीजें हैं जो यूनिवर्स एसेंस फ्लेम कर सकती है।
ये जियाओ ने पहले जो उपयोग किया था वह मूल यूनिवर्स एसेंस फ्लेम था, न कि यूनिवर्स एसेंस फ्लेम के 9 रूप जो उन्होंने कुछ महीने पहले बनाए थे। यूनिवर्स एसेंस फ्लेम ने ये जियो के शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। हालांकि क्योंकि यूनिवर्स एसेंस फ्लेम उनके सीलबंद ब्रह्मांड के अंदर रहती है, न कि उनके शरीर के कारण, जो भी विशाल ऊर्जा निकली वह भी उनके ब्रह्मांड में प्रवेश कर गई और उनके शरीर के बजाय अराजकता के कमल द्वारा अवशोषित कर ली गई। इस वजह से ये जियाओ आगे सुधार करने में असमर्थ था। ऐसा लगता है कि अगर मुझे यूनिवर्स एसेंस फ्लेम से लाभ प्राप्त करना है तो मुझे अपने ब्रह्मांड की सील तोड़नी होगी। ये जियाओ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, फिर वो उठ खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा। अब जब फू चेंग मर गया था तो वह द्वीप की खोज कर सकता था और वहां खजाने की तलाश कर सकता था। कोई भी आकर उससे परेशानी नहीं उठाएगा। हैरानी की बात यह है कि जब ये जियाओ लगातार बिना कहीं देखे टेलीपोर्ट कर रहा था, वह अनजाने में उस द्वीप के ठीक सामने पहुंच गया जो अभी भी पानी के प्रवाह के साथ कहीं आगे बढ़ रहा था। द्वीप ये जियाओ से बहुत दूर नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से द्वीप की सीमा पर टेलीपोर्ट किया और उसका अवलोकन किया। अभी तो उसे केवल एक विशाल जंगल ही दिखाई दे रहा था। यदि वह खजाना खोजना चाहता है तो उसे खोजना ही होगा। फू चेंग द्वारा बनाई गई संरचना के कारण न केवल द्वीप बल्कि पूरा महासागर किसी व्यक्ति की समझने की क्षमता को बढ़ावा देने की खजाने की क्षमता से प्रभावित हुआ था। इसके कारण ये जियाओ को आगे बढ़ने के लिए एक विशिष्ट दिशा नहीं मिल पाए। वह धीरे धीरे ही खजाने की खोज कर सका। 100 ये जियाओ लगातार जंगल में यात्रा करता रहा। जितनी तेजी से वह कर सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ता रहा। उन्हें जंगल में कई अराजक जानवर भी मिले, लेकिन उन्होंने इन अराजक जानवरों को प्रशिक्षण की वस्तु के रूप में लिया। केवल 5 छोटे दिनों में ये जियाओ के हाथों मरने वाले अराजक जानवरों की संख्या 20 से कम नहीं थी। वास्तव में उनमें से अधिकांश कैओस 10 दायरे कैओस जानवर थे, इसलिए ये जियो केवल एक चाल से उनकी देखभाल करने में सक्षम था। जैसे ही ये जियाओ चल रहा था, उसने महसूस किया कि पीछे से 2 शातिर आंखें उसे घूर रही हैं। यह आंखों की एक जोड़ी थी जो भूतिया रोशनी से चमक रही थी। ये रक्तपिपासु और हत्या के इरादे से भरा हुआ था। विज, एक काली आकृति ये जियाओ की ओर ऐसे चली जैसे कोई तीर धनुष से निकल रहा हो। इसके नुकीले पंजे खुले पहाड़ों को विभाजित कर सकते थे। यह एक खतरनाक और क्रूर तेंदुआ था। ये जियाओ अपने पीछे हवा के झोंके की आवाज महसूस कर सकता था। उसने अपना रुख बदला और इससे बच गया। जो उसकी दृष्टि में आया वह एक विशाल तेंदुआ था। एकदम अंधेरा था। इसकी आंखें खून से लाल थीं, जो उसकी रक्तपिपासुता और हत्या के इरादे को प्रदर्शित कर रही थीं। तेंदुआ बिजली की तरह तेज था। ये क्रूर और क्रूर था। यह एक कैओस स्पिरिट दायरे का जानवर था और इस स्तर पर पहला कैओस जानवर था जिसका ये जियो ने यहाँ सामना किया था। ये जियाओ के मुंह का कोना एक मजाकिया मुस्कान में बदल गया। इसमें दुष्टता का संकेत था। मेरे हाथों में खुजली होने लगती है। आप खुद को भेजने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जैसे ही वह बोला, ये जियाओ के हाथों से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। उसने तुरंत मुक्का मारा, जिससे गोता लगाते ही उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मेरे हाथों में खुजली होने लगती है। आप खुद को भेजने के लिए मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते। जैसे ही वह बोला, ये जियाओ के हाथों से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। उसने तुरंत मुक्का मारा, जिससे गोता लगाते ही उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। बूम! ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी मारी और ब्लैक पैंथर तुरंत चकमा दे गया। ये जियाओ ने एक मूके से एक विशाल पेड़ को गिरा दिया। बज बज! ये जियाओ ने अपनी मुट्ठी घुमाई और आग ने अचानक उसकी मुट्ठी को जलाना शुरू कर दिया। फिर ये जियाओ ने ब्लैक पैंथर से टकराते हुए फिर से हमला किया। टकराना! ब्लैक पैंथर को उड़ते हुए भेजा गया और जिस स्थान पर उसका हमला उसके शरीर पर पड़ा वह जलकर काला हो गया। ये जियाओ ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत ब्लैक पैंथर के पास चला गया। फिर उसने ब्लैक पैंथर की पूंछ पकड़ ली और उसे जोर से घुमाया। बूम! ये जियाओ ने ब्लैक पैंथर को बेरहमी से कठोर जमीन पर पटक दिया। एक पल में पूरी जमीन कांप उठी, जिससे हर जगह मलबा उड़ गया। गर्जन! ब्लैक पैंथर दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। हालांकि ये जियाओ नहीं रुका। कैओस बीस्ट का शरीर सख्त था और वह पिटाई के प्रति बहुत प्रतिरोधी था।
इस प्रकार ये जियाओ लगातार अपने शरीर को पटकती रही। बूम बूम बूम। आओ। ब्लैक पैंथर की गुस्से भरी दहाड़ विलाप में बदल गई। इस स्थिति में वापस लड़ने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे केवल मार ही मिल सकती थी। ब्लैक पैंथर ने खून जमा देने वाली चीख निकाली क्योंकि वह तेजी से जमीन से टकरा रहा था, जिससे उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी क्योंकि हर जगह मांस और खून उड़ रहा था। ये तबाही का भयावह मंजर था। ब्लैक पैंथर ने चिल्लाना तभी बंद किया जब जमीन पूरी तरह से टूट गई और कई बड़े गड्ढे दिखाई देने लगे। यह अब आवाज नहीं कर सकता था, यह मर चुका था। और तभी ये जियाओ रुका। ब्लैक पैंथर की लाश को देखते हुए ये जियाओ ने बुदबुदाया, मैं वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कैओस स्पिरिट क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद मेरी ताकत इतनी बढ़ जाएगी। ऐसा लगता है कि मेरी शारीरिक ताकत ही इससे निपटने के लिए पर्याप्त है, अधिकांश कैओस स्पिरिट दायरे के योद्धाओं के साथ। ये जियाओ मुस्कुराया और फिर जाने के लिए तैयार हो गया। वह पहले से ही 5 दिनों से इस द्वीप पर है, लेकिन उस छिपे हुए खजाने का पता नहीं लगा पाया है। उसे जल्दी करनी होगी और इसकी तलाश करनी होगी। 300x25 खरब 1 अरब 72 करोड़ 91,36,817 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 108। अध्याय 108 रक्तसार को परिष्कृत करना। 3 दिन बाद ये जियाओ पहले ही जंगल के बाहरी क्षेत्र की गहराई में पहुंच चुका था। चूंकि वह खजाना खोजना चाहता था, इसलिए उसे और गहराई तक जाना पड़ा। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने और भी गहराई में जाने का विकल्प चुना। हालांकि जैसे ही वह गहराई में गया, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर से एक भयावह आभा फैल रही है। ये बेहद विभत्स था, जिससे ये जियाओ के दिल में सिहरन महसूस हुई। इतनी प्रबल घातक आभा, क्या ऐसा हो सकता है कि आगे कोई कैओस स्पिरिट सेंट रियल्म बीस्ट हो? ये जियाओ ने छिपकर निरीक्षण करना चुना। निश्चित रूप से थोड़ी देर के बाद एक 2 सिर वाला शेर बाहर चला गया। शेर का मारने का इरादा अतुलनीय शक्ति के साथ आसमान तक उड़ गया। उसका पूरा शरीर लाल रंग का था और उसकी भौंहों के बीच आग की लपटें टिमटिमा रही थीं। ये कम से कम एक मामूली संत जानवर है। हे भगवान, क्या इस गुप्त क्षेत्र की सीमा अराजकता धूल क्षेत्र की खेती का आधार नहीं है? इस द्वीप पर ऐसा जानवर कैसे मौजूद हो सकता है? ये जियाओ आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ये जियाओ मन ही मन खुश हुआ। ये सौभाग्य था कि उसने खुद को पहले छुपा लिया, अन्यथा अगर वह इस जानवर से मिलता तो उसे फिर से भागना पड़ता। वह जानता था कि वह थोड़ी देर में यूनिवर्स एसेंस फ्लेम का उपयोग कर सकता है, क्योंकि फूड चेन को निगलने के बाद वह गहरी नींद में चला गया था। ये जियाओ को पता था कि अगली बार जब वह यूनिवर्स एसेंस फ्लेम का दोबारा इस्तेमाल करेगा तो ये पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। और ब्रह्मांड सार ज्वाला के बिना एक छोटे संत का उसकी वर्तमान ताकत से सामना करना लगभग असंभव है। ऐसा नहीं था कि ये जियाओ कमजोर था, लेकिन असमानता बहुत ज्यादा थी। ये जियाओ को नहीं पता था कि ऐसा जानवर यहाँ क्यों मौजूद है। 3 दिन पहले उसका सामना एक कैओस स्पिरिट दायरे के जानवर से हुआ था और अब वह एक माइनस एंड जानवर के सामने था। क्या यह उस खजाने के कारण हो सकता है जो व्यापक क्षमता को बढ़ावा दे सकता है? मालूम हो कि फू चेंग ने हजारों साल पहले उस खजाने की खोज की थी। उस अवधि के दौरान वह न केवल एक प्रमुख संत बन गए, बल्कि उन्होंने ब्लड शैडो टॉवर की स्थापना भी की। चूंकि वह ऐसा कर सकता है, तो यहाँ के जानवर साधना के ऐसे आदर्श स्थान पर ऐसा परिणाम कैसे प्राप्त नहीं कर सकते? उस खजाने के कारण ये स्थान खेती की पवित्र भूमि के समान था। ये जियाओ घूमना और निकलना चाहता था, लेकिन एक अजीब सी खुशबू ने उसका ध्यान आकर्षित किया। खुशबू बहुत तेज थी, जिससे उसे गहरी सांस लेने को मजबूर होना पड़ा। यह ऐसा था मानो शुद्ध अराजकता ऊर्जा उसके आंतरिक अंगों में प्रवेश कर गई हो, जिससे उसे आराम की अवर्णनीय अनुभूति हो रही हो। ये जियाओ की आंखों में एक खुशी की चमक दिखाई दी। अग्नि विशेषता का खजाना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने अपनी आंखें घुमाई और अपने दांत पीस लिए और जंगल की ओर चला गया। उसने बहुत पहले ही अपना मन बना लिया था, जब उसे खजाना मिल जाएगा तो वह तुरंत पीछे हट जाएगा। कुछ ही समय बाद ये जियाओ जंगल से बाहर आया। सच कहूं तो वह अभी भी जंगल के अंदर था। बस अजीब बात यह थी कि जंगल के बीच का हिस्सा खाली था। वहां घास का एक तिनका भी नहीं उग रहा था। हालांकि बीच में एक गुफा थी और उसके सामने एक छोटा सा पेड़ था।
ये जियाओ ने गहरी सांस ली। ये वास्तव में गंध थी। छोटे पेड़ पर लगे फल से खुशबू आ रही थी। ये जियाओ ऊपर चला गया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ये है बैंगनी सूर्यफल। इस बार उसे सचमुच एक खजाने से सामना हुआ था। पर्पल सनफ्रूट एक दुर्लभ शीर्ष श्रेणी का स्वर्गीय आत्मा खजाना था। अगर उसने इस फल की नीलामी कर दी तो कीमत आसमान छू जाएगी। पर्पल सनफ्रूट का लाभ यह है कि यह एक लॉ को अगले स्तर तक विकसित कर सकता है, जब तक कि वह लॉ हेवनली सोल या उससे नीचे की रैंक वाली हो। हालांकि अगर उसने इस फल को यूनिवर्स एसेंस फ्लेम पर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि ये फल कम से कम उसे यूनिवर्स एसेंस फ्लेम को उसकी नींद से जल्दी जगाने में मदद कर सकता है। हालांकि ये जियो ने सोचा कि कुछ सही नहीं लग रहा है। आखिरकार पर्पल सन फ्रूट जैसे खजाने की रक्षा कैओस बीस्ट्स द्वारा की जानी चाहिए। इस खजाने का कोई संरक्षक क्यों नहीं है? अचानक जैसे उसे कुछ सूझा, उसकी आंखें चमक उठीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पहले का 2 सिर वाला शेर उसका संरक्षक हो? अच्छा मौका। ये जियाओ को अब कोई झिझक नहीं हुई। उसके विचार उसके कार्यों के साथ तालमेल में चलते थे और वह अत्यधिक गति से आगे बढ़ता था। उसने अपना हाथ उठाया और बैंगनी सूर्यफल पकड़ लिया। एक पल में उसने सभी 6 बैंगनी सूर्यफल प्राप्त कर लिए। इसके बाद वह भागने ही वाला था कि उसे गुफा के अंदर से एक और आभा महसूस हुई जिसने उसे एक बार फिर आकर्षित कर लिया। अधिक विशिष्ट रूप से कहें तो उस आभा ने उसकी स्वर्गीय दानव रक्तरेखा पर प्रतिक्रिया की। इस प्रकार ये जियाओ अपने रास्ते पर रुक गया। उसने गुफा की ओर देखा और झिझका। जहां तक वह सोच सकता था, ये गुफा उस 2 सिर वाले शेर की होनी चाहिए। अगर वह सचमुच गुफा में घुस गया और वह जानवर आ गया, तो फिर वह क्या करेगा? लेकिन उसकी आभा उसके वंश के लिए इतनी आकर्षक थी कि उसे नज़रअंदाज करना संभव नहीं था। अपने दांत पीसते हुए ये जियाओ ने जोखिम लेने का फैसला किया। वह तुरंत गुफा में घुस गया। गुफा एक चौड़ी लंबी सुरंग थी। जब सुरंग खत्म हुई तो उसके सामने जगह खुल गई। जमीन और दीवारों से बहुत सारे चमकते हुए क्रिस्टल निकल रहे थे। ये क्रिस्टल उग्र लाल ऊर्जा से भरे हुए थे, जिससे क्रिस्टल लाल चमकने लगे। यह निश्चित रूप से एक खजाने की खान है। ये जियाओ ने गहरी सांस ली और बुदबुदाया। वह महसूस कर सकता था कि इन क्रिस्टलों के अंदर की उग्र ऊर्जा बैंगनी सूर्यफल की तुलना में कहीं बेहतर और शुद्ध थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि बैंगनी सूर्यफल गुफा के प्रवेश द्वार पर क्यों उग सका। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया। साथ ही उन्होंने खुद को इन क्रिस्टलों को छीनने की कोशिश से भी रोका, क्योंकि वह जानता था कि इतने कम समय में इन क्रिस्टलों को ले जाना असंभव है। समय सर्वोपरि था और वर्तमान में ये जियाओ के पास जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी, वह भी समय ही है। इस प्रकार वह गुफा में गहराई तक जाता रहा और जल्द ही वह रक्तसार से भरे एक गड्ढे के सामने पहुंच गया। जब उसने गड्ढे में खून देखा तो उसके शरीर के अंदर स्वर्गीय दानव रक्तरेखा ने बहुत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह चाहता था कि यह जियाओ रक्तसार को अवशोषित करे और उसे परिष्कृत करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गड्ढे में रक्तसार को देखते हुए ये जियाओ स्पष्ट रूप से उसमें निहित एक विक्षिप्त आभा को महसूस कर सकता था। इस विक्षिप्त आभा के कारण उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये रक्तसार उसके लिए सीधे अवशोषित करने के लिए बहुत खतरनाक था। वह बता सकता था कि रक्तसार अत्यंत रक्तपिपासु और हिंसक प्रकृति का था, और यदि इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया तो उसकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि यदि यह विफल रहा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। ये जियाओ ने रक्तसार पर ध्यान केंद्रित किया और बुदबुदाया, क्या तुम डरते हो? विफलता से डरते हो? मृत्यु से डरते हो? अंत में मुस्कुराने से पहले ये जियाओ ने अपने दिल में खुद से पूछा, अगर मुझमें इन रक्तसार को अवशोषित करने का साहस ही नहीं है, तो मैं अराजकता में सबसे मजबूत विशेषज्ञ बनने की बात कैसे कर सकता हूँ? ये जियाओ ने गहरी सांस ली, फिर वह गड्ढे में कूद गया। जैसे ही उसका शरीर रक्तसार के संपर्क में आया, सभी रक्तसार ने पहल की और उसके शरीर में इकट्ठा होना शुरू कर दिया। बूम! जैसे ही रक्तसार उसके शरीर में प्रवेश किया, ये जियाओ की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। वह महसूस कर सकता था कि उस पल उसके शरीर में एक अत्यंत उन्मादी आभा प्रचंड रूप से प्रवाहित हो रही थी। इसके तुरंत बाद उसके पूरे शरीर में एक फाड़ देने वाला दर्द फैल गया।
ये जियाओ के कारण और भावनाएं सभी रक्तसार के हिंसक प्रभाव से प्रभावित थे। एक पल में उसकी मूल रूप से काली काली और चमकीली पुतलियां लाल रंग में बदल गईं। यह असामान्य रूप से भयावह था। जैसे कि रक्तसार की उन्मत्त प्रकृति से बदल गया हो। उसकी लाल आंखों से रक्तपात का संकेत प्रकट हुआ, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत से इसे दबा दिया। उसने नहीं सोचा था कि रक्तसार इतना हिंसक होगा, जिससे वह तुरंत नष्ट हो जाएगा। कैसी अत्याचारी शक्ति है! ये जियाओ ने अपने दांत पीस लिए और सहन किया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा है। हालांकि ये जियाओ की खून की प्यासी आंखें अभी भी स्पष्टता से भरी हुई थीं, क्योंकि वह खून के प्यासे हत्या के इरादे के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। वह जानता था कि यदि वह असफल हो गया तो संभवतः वह अपने सभी कारण खो देगा और एक मानव आकार का राक्षस बन जाएगा। उस समय जीने से तो मरना ही अच्छा होगा। तुम मुझे मिटाना चाहते हो, यह इतना आसान नहीं है। ये जियाओ की आवाज़ अविश्वसनीय रूप से कर्कश थी और उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। हालांकि उसकी आंखों में एक दृढ़ भाव था। जैसे ही उसने कहा कि उसने हेवनली डेमन ब्लड लाइन को सक्रिय कर दिया और लगभग 30 मीटर के विशालकाय हेवनली डेमन में बदल गया। जैसे ही हेवनली डेमन ब्लड लाइन सक्रिय हुई, उसने तुरंत ब्लड एसेंस पर हमला किया और उन्हें अपने आप परिष्कृत करना शुरू कर दिया, लगातार अवशोषित और मजबूत होता गया। हेवनली डेमन ब्लड लाइन की पहल ने ये जियाओ पर से बहुत दबाव हटा दिया, जिससे उसका दिमाग शांत हो गया। अध्याय 109 एक भयानक जानवर। जैसे ही हेवनली डेमन ब्लड लाइन ने हस्तक्षेप किया, ये जियो के शरीर में रक्तसार की उग्र प्रकृति का प्रभाव कम हो गया। इससे ये जियाओ ने राहत की सांस ली। इस समय उसकी आंखों का रंग पहले ही साफ हो चुका था, वे अब लाल नहीं थे। हालांकि ये जियाओ को अब हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं थी और सब कुछ अपने आप ही हल हो गया होता, फिर भी उसने रक्तसार की हिंसक ऊर्जा को पूरी तरह से दबाने के लिए हेवनली डेमन ब्लड लाइन की ताकत उधार ली। सब कुछ अपने सामान्य पथ पर लौट आया। बहुत जल्द ब्लड एसेंस के प्रभाव में ये जियो की हेवनली डेमन ब्लड लाइन तेजी से आगे बढ़ी। बहुत जल्दी ये रक्तसार को पूरी तरह से अवशोषित करने में कामयाब रहा। चर्चा ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन भिनभिनाने वाली आवाज निकाली और अगले ही पल उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो हर दिशा में फैल गई। उनका 30 मीटर लंबा शरीर और भी अधिक विस्तारित होकर 50 मीटर लंबा हो गया। उसी समय ये जियाओ को अपने शरीर में ताकत और भी अधिक घनीभूत और मजबूत होती हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक विस्फोटक शक्ति छुपी हुई है। जब तक वह चाहे, यह विस्फोटक शक्ति सब कुछ नष्ट कर सकती है। निस्संदेह ये केवल स्वर्गीय दानव रक्तरेखा के विकास के कारण उत्पन्न एक भावना थी। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ अपने मूल मानव रूप में वापस आ गया। इस समय ये जियाओ की अभिव्यक्ति बदल गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूर से एक बेहद भयानक आभा आ रही थी, जिससे ये जियाओ अनायास ही कांपने लगा। इस भयानक आभा से उसके हृदय में धड़कन होने लगी, मानो वह मृत्यु के कगार पर हो। इस भावना के कारण ये जियाओ का रंग बहुत भद्दा हो गया। उसके माथे पर पसीने की परत भी थी। क्या चल रहा है? वहाँ क्या स्थिति है? यह आभा निश्चित रूप से 2 सिर वाले शेर की नहीं है। यह एक प्रमुख संत फू चेंग की आभा से कहीं अधिक मजबूत है। आखिर ये द्वीप क्या है? नरक। ये जियाओ की निगाहें गहरी गंभीरता से भरी हुई थीं। उसने तुरंत सारी अराजक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रसारित कर दिया। वह बेहद सतर्क थे और किसी भी क्षण उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। आखिरकार वह आभा अत्यधिक प्रबल थी। ये जियाओ ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह गुफा में छिपता रहा। आखिरकार ये सबसे सुरक्षित जगह थी क्योंकि उसे खोजा नहीं गया था। हालांकि अगले ही पल गुफा जोर जोर से हिलने लगी और ऊपर से चट्टानें और वे ज्वलंत क्रिस्टल नीचे गिरने लगे। ऐसा लगता है कि मुझे पता चल गया है। ये जियाओ उसी समय तेजी से चकमा दे गया। उसने उन ज्वलंत क्रिस्टलों में से कुछ को अपनी स्थानिक अंगूठी में रखा और गुफा से बाहर उड़ गया और पागलों की तरह भाग गया। चूंकि उसका पता चल गया था, इसलिए उसके लिए बचना आसान नहीं होगा। वह निश्चित रूप से किसी लड़ाई में जीत नहीं सकता था, ये देखते हुए कि वह आभा कितनी भयानक थी। वह चीज़ बाहर जो भी हो, वह वर्तमान ये जियाओ से कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए। यदि उसने ब्रह्मांड सार ज्वाला के बिना उस चीज़ का सामना करने का साहस किया,
तो वह एक दुखद मौत मरेगा। ये जियाओ काफी समय तक भागता रहा। जब उसने सोचा कि यह सुरक्षित है, तो जानवरों की दहाड़ ने पूरे द्वीप को हिला दिया। ये जियाओ का रंग अविश्वसनीय रूप से भद्दा था। मुझे वास्तव में क्या सामना करना पड़ा, कितना भयानक। जैसे ही ये जियाओ ने अपना सिर घुमाया, उसका दिल जोर से धड़क उठा। यदि ये जियो ने पहले जो 2 सिर वाला शेर देखा था, उसे पहले से ही एक विशाल राक्षस माना जाता था, तो ये जियो के पीछे का अराजक जानवर 2 सिर वाले शेर से कम 2 गुना लंबा था। वह लगभग 20 मीटर लंबा था। उसका चेहरा भयंकर था, नुकीले नुकीले दांत थे और वह अविश्वसनीय रूप से क्रूर था। ये जियो का जमकर पीछा कर रहा था। इस जानवर के चेहरे पर रोष आसानी से देखा जा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि गुफा 2 सिर वाले शेर की नहीं, बल्कि इस जानवर की है, और गुफा के अंदर रक्तसार एक खजाना था जिसे उसने रखा था? ये जियाओ ने जितना अधिक सोचा, उतना ही अधिक ये समझ में आया। अन्यथा ये जानवर उसका उग्रतापूर्वक पीछा क्यों करता? ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये जियाओ ने उसका खजाना चुरा लिया था। इसलिए वह ये जियाओ को पकड़ना चाहता था और उसे पूरा निगलने से पहले उसके शरीर को टुकड़ों में तोड़ देना चाहता था। बिना रुके ये जियाओ भागता रहा, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का भी इस्तेमाल किया। हालांकि फू चेन की तरह उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता ने मौजूदा स्थिति में उनकी ज़्यादा मदद नहीं की। जब ये जियो फू चेन से बच रहा था, तो उसकी टेलीपोर्टेशन क्षमता ज़्यादा काम नहीं कर रही थी। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, इस क्रूर अराजक जानवर की आभा फू चेन की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जानवर एक महान संत जानवर हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसकी आभा फू चेन की आभा से कहीं अधिक मजबूत है, फिर भी यह उस बिंदु तक नहीं है जहां ये पूरे क्षेत्र को पार कर जाए। जैसे जैसे वे दौड़ रहे थे, उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। ये जियाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन जोर से शाप भी देना चाहता था। सभी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों का सामना केवल उन्हें ही क्यों करना पड़ा? कोई अन्य विकल्प न होने पर ये जियो ने इन्फिनिटी एज ब्लेड निकाल लिया। अगले ही पल एक तेज आभा ने उसके शरीर को घेर लिया और जबरदस्त ब्लेड ऊर्जा आकाश में बह निकली। ये जियाओ ने गड़गड़ाहट की शक्ति का जो आखिरी टुकड़ा उसने निगल लिया था, उसे ब्लेड में मिला दिया और काट दिया। इस ब्लेड की गति इतनी तेज थी कि यह तुरंत उस अराजक जानवर पर लॉक हो गया। इस प्रहार में गड़गड़ाहट की शक्ति समाहित थी। जब ब्लेड खींचा जाता है, तो यह एक भयंकर और दबंग आभा के साथ फूटता है, जिसमें हवा में गड़गड़ाहट और बिजली की हल्की सी अनुभूति होती है। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। बूम! ये जियाओ मुस्कुराया। यही वह प्रभाव था जो वह चाहता था। वह कैओस बीस्ट से आमने सामने लड़ना नहीं चाहता था और केवल भागना चाहता था। इस प्रकार यह आक्रमण केवल प्रतिद्वंद्वी को भ्रमित करने के लिए था। हमला करने के बाद ये जियो तुरंत भाग गया। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि कैओस बीस्ट ने पहले ही उसकी योजना को समझ लिया था। इससे एक तेज रोशनी निकली जो बेरहमी से ये जियाओ की ओर चली गई। ये जियो के पास प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था और उसने ब्लॉक करने के लिए तुरंत अपने इन्फिनिटी एज ब्लेड का इस्तेमाल किया। एक जोरदार धमाका हुआ और ब्लेड से हर जगह चिंगारियां उड़ने लगीं। ये जियाओ की भुजाएं प्रभाव से विस्थापित हो गईं। उसका शरीर सैकड़ों मीटर पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। एक वार से ये जियाओ बुरी तरह घायल हो गया। यह अराजक जानवर वास्तव में बहुत भयानक था। ये जियाओ ने अपने शरीर में दर्द को सहन किया और अराजकता वाले जानवर को सदमे से देखा। ये जियाओ को पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वह यहीं मर जाएगा। इस प्रकार इन्फिनिटी एज ब्लेड को कसकर पकड़कर ये जियो फिर से हमला करने के लिए तैयार था। जब ब्लेड चला तो तेज हवा चली। 3 स्टेजेस ऑफ स्पिरिट फ्यूशन योद्धा को भी शर्मसार करने में सक्षम एक महान गति फूट पड़ी। ये जियाओ की आंखों में एक पागलपन था। ये जियाओ गुस्से से दहाड़ने लगा जैसे एक भयानक ब्लेड आत्मा तुरंत अराजकता वाले जानवर पर बंद हो गई। ब्लेड आत्मा के बारे में बात करते हुए, जब ये जियाओ स्वर्ग कहे जाने वाले स्रोत ब्रह्मांड में था, तब हथियारों के 4 रूप थे। यदि हम एक ब्लेड को उदाहरण के तौर पर लें तो ब्लेड के 4 रूप होते हैं: ब्लेड लाइट, ब्लेड इंटेंट, ब्लेड हॉट और ब्लेड सोल। ये जियाओ ने केवल ब्लेड सोल को समझा था। हालांकि
एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सोर्स यूनिवर्स के दायरे को पार कर लिया और हथियार के दूसरे रूप को समझ लिया। वह लिन हाओ, दिव्य तलवार सम्राट थे। उसके पास जो तलवार थी उसे गॉड स्लेइंग स्वॉर्ड कहा जाता था, और वह भी था जिसने सोर्स यूनिवर्स की सीमा को पार किया और तलवार के पांचवें रूप को समझा जिसे स्वॉर्ड इंस्टिंक्ट कहा जाता है। सच कहूं तो ये जियाओ अभी भी ब्लेड इंस्टिंक्ट को समझने से बहुत दूर था। वैसे भी विषय पर वापस अध्याय 110 जर्ज महल हमला ये जियाओ पर हुआ, जिससे वह दर्द से कराहने लगा और उसने पूरी तरह निष्क्रियता से हमले को सहन किया, साथ ही उन्हें उड़ाकर भेजा गया। उसके मुंह से खून निकलता रहा। क्या मैं यहाँ मरने जा रहा हूँ? उसने मन ही मन बुदबुदाते हुए पूरे शरीर में दर्द को बलपूर्वक सहन किया। उसकी आंखें अनिच्छा से भर गईं और उसके मुंह के कोने एक कड़वी मुस्कान में बदल गए। ठीक इसी क्षण जैसे कि अराजकता के कमल ने ये जियो की अनिच्छा को महसूस किया और महसूस किया कि वह किस खतरनाक स्थिति में है, यह उसके सीलबंद ब्रह्मांड के अंदर थोड़ा कांप गया, और अगले ही पल ये जियाओ के शरीर से एक उभरती हुई क्रूर आभा निकली, जिसने इस भयानक अराजक जानवर की आभा को दबा दिया। हालांकि अंत में ये केवल आभा थी, किसी प्रकार का हमला नहीं। हालांकि इस आभा के कारण कैओस बीस्ट रुक गया और डर से कांपने लगा, लेकिन डर से ज्यादा उसकी बुद्धिमान आंखों में लालच देखा जा सकता था। हाँ, लालच ऐसा इसलिए है क्योंकि कैओस के कमल की आभा कैओस जानवर के लिए बहुत आकर्षक थी। जब ये जियाओ ने ये देखा तो वह तुरंत समझ गया कि जिस क्षण आभा गायब हो जाएगी, जानवर एक बार फिर उस पर हमला करेगा। ये जियो को इस स्थिति में पहली प्राथमिकता पता थी, उसे ठीक करना होगा। इस प्रकार उन्होंने तुरंत अपने शरीर पर कई बार लाइफ रिकवरी क्षमता का उपयोग किया और किसी भी प्रकार की चोट से पूरी तरह से ठीक हो गए। ये जियाओ लड़ाई जारी नहीं रखना चाहता था, अन्यथा यदि अराजकता के कमल की आभा गायब हो जाती है तो उसके लिए इस जानवर से बचना असंभव होगा। इस प्रकार ये जियाओ ने एक बार फिर भागने का अवसर लिया, बार बार टेलीपोर्ट किया और तेज गति से उड़ान भरी। हालांकि ये जियाओ आधे रास्ते में ही रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक चट्टान थी। एक और कदम अथाह रसातल की ओर होगा, लेकिन उसके पीछे एक घातक राक्षसी जानवर था। ये जियाओ के चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी। गर्जन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कैओस बीस्ट ने अपना सिर उठाया और एक लंबी दहाड़ लगाई, जिससे पता चला कि ये जियाओ के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि ये जियाओ के चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी। उसने अराजक जानवर की ओर देखा और मुस्कुराया, कमीने, भले ही मुझे चट्टान से कूदना पड़े, मैं तुम्हें कभी भी मुझे खाने नहीं दूंगा। याद रखना, अगर मैं नहीं मारा गया तो चाहे कितना भी समय लगे, मैं वापस आऊंगा। उस समय कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये जियाओ ने अपनी अभिव्यक्ति ठंडी होने से पहले कड़वी मुस्कान के साथ कहा, इतनी ठंडी कि कोई भी व्यक्ति कांप सकता है। जहां तक ये बात है कि ये जियाओ ने दूर टेलीपोर्ट करने के बजाय चट्टान से कूदने का फैसला क्यों किया, तो इसका कारण ये है कि अगर वह किसी अलग जगह पर टेलीपोर्ट करता है तो भी उसके लिए इस मेजर सेंट बीस्ट से बचना असंभव होगा। आखिरकार अंतरिक्ष की अविश्वसनीय स्थिरता और कम ताकत के कारण उसकी टेलीपोर्टेशन रेंज इतनी बड़ी नहीं थी। गहरी सांस लेते हुए ये जियाओ ने चट्टान से छलांग लगा दी। अराजक जानवर आगे नहीं बढ़ा। इसकी आंखों में डर की झलक भी थी। सारा लालच बहुत पहले ही गायब हो चुका था। ये डर ये जियाओ के शरीर से जारी पिछली आभा या ये जियाओ से जुड़ी किसी भी चीज से नहीं आया था। यह ऐसा था मानो चट्टान के नीचे कुछ था जिससे यह अराजक जानवर डरता था। कुछ चक्कर लगाने के बाद उसने अपना सिर हिलाया, घूमा और तेजी से चला गया। रेड स्टार माउंटेन के शीर्ष पर खेती के मैदान में जहां सम्राट स्टार फॉरेस्ट एक बार खेती करता था, वहां कवच और एक पत्थर की तलवार में एक शक्तिशाली मानव की मूर्ति थी। इस मूर्ति की आंखें बंद थीं। ये प्रतिमा नीली रोशनी से चमक रही थी। प्रतिमा के ठीक नीचे दो लड़कियां आंखें बंद करके पालथी मारकर बैठी थीं। उनके शरीर भी उसी नीली रोशनी से चमक रहे थे। ये दो लड़कियां आश्चर्यजनक रूप से जू यू और यान मुलान थीं। बर्फ और आग से बने शरीर वाली दो हत्यारी लड़कियां थीं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे वर्तमान में सम्राट स्टार वन की विरासत प्राप्त कर रहे थे। अचानक, जैसे किसी चीज से ट्रिगर हुआ हो, मूर्ति जोर से हिल गई। हालांकि
किसी कारण से इस व्यवधान से दोनों लड़कियां चिंतित नहीं हुई, मानो उन्हें धरती पर कोई कंपन महसूस ही न हुआ हो। उन्होंने अपनी आंखें बंद रखीं और सम्राट स्टार वन की विरासत प्राप्त की। सम्राट स्टार फॉरेस्ट की मूर्ति ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके भीतर जड़े हुए नीले पत्थर प्रकट हुए, लेकिन किसी खास वजह से इन पथराई आंखों में जीवंतता देखी जा सकती है। वे बहुत सजीव थे। आसपास की वास्तविक ध्वनि के लिए बहुत अवास्तविक आवाज। कोई उस स्थान पर गिरा हुआ प्रवेश कर गया है। मुझे आशा है कि वह इतना भाग्यशाली है कि दानव सम्राट की विरासत प्राप्त नहीं कर सका। दानव सम्राट की विरासत को दुनिया से छिपाने के लिए मैंने विशेष रूप से रसातल बनाया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई अभी भी वहां जाएगा। इसके बाद आवाज गायब होने के साथ साथ मूर्ति की आंखें बंद होने से पहले धीरे धीरे दोनों लड़कियों की ओर देखने लगीं। जहां तक दो लड़कियों की बात है, वे अभी भी एम्परर स्टार फॉरेस्ट की विरासत प्राप्त कर रही थीं, इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि अभी क्या हुआ था। ऐसा लगा जैसे उन्होंने सम्राट स्टार फॉरेस्ट की आवाज़ भी नहीं सुनी हो। यह अजीब था। यह जियाओ लगातार गिरता रहा। जब वह अभी भी स्वर्ग, स्रोत ब्रह्मांड में वर्चस्व की राह पर चल रहा था, तब उसने पहले ही कई बार मृत्यु के कगार पर होने की भावना का अनुभव किया था। उसे किसी बात का डर नहीं था। वह जानता था कि अगर वह कूदेगा तो उसके बचने की संभावना हो सकती है, लेकिन अगर वह नहीं कूदेगा तो वह निश्चित रूप से उस क्रूर अराजक जानवर के पंजे के नीचे मर जाएगा। जैसे ही ये जियाओ गिरता रहा, उसे अचानक चट्टान के नीचे से आ रही ठंडी ऊर्जा से चुभता हुआ महसूस हुआ। इतनी ठंड थी कि वह लगभग बेहोश हो गया। यहाँ बहुत ठंड है। ये जियाओ की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगीं और उसे होश खोने जैसा महसूस होने लगा, लेकिन उसने अपने होंठ काटे और खुद को जागृत और केंद्रित रखा। जब उसका शरीर अत्यधिक ठंडा हो जाता था तो उसका खून जम जाता था और उसका शरीर कठोर हो जाता था। यह मृत्यु का संकेत था। जब ये जियाओ अचंभे में था, उसकी दिव्य भावना ने अचानक कुछ बहुत ही अजीब पाया, जिससे उसकी अभिव्यक्ति स्थिर हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने चट्टान के नीचे एक महल देखा था। हालांकि यह जीर्ण शीर्ण था, फिर भी इसमें राजसी आभा झलक रही थी। ये जियाओ अचानक अपने होश में वापस आया और उसे याद आया कि वह अब एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था। वह उड़ सकता था। उसे नीचे गिरते रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ अचानक अपने होश में वापस आया और उसे याद आया कि वह अब एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था। वह उड़ सकता था। उसे नीचे गिरते रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं इतनी सामान्य बात क्यों भूल गया? ये जियाओ ने भौहें चढ़ा दी और बुदबुदाया। हालांकि वह इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान था कि पहले उड़ान भरने के बारे में न सोचना उसकी गलती नहीं थी। बात सिर्फ इतनी है कि वह अंधेरे आभा से प्रभावित था, जिसके कारण उसकी सोचने की प्रक्रिया बेहद धीमी हो गई थी। अपना सिर हिलाते हुए ये जियाओ ने तुरंत अपनी गिरने की गति को नियंत्रित करने के लिए अपनी कैओस एनर्जी का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे चट्टान के नीचे उतर गया। फिर उसकी नज़र उस महल पर पड़ी जो उसके ठीक सामने था। पहले जब वह चट्टान के शीर्ष पर था, उसने नीचे देखा और जो उसने देखा वह एक गहरी खाई थी। उसे यहाँ कुछ भी दिखाई या महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने राजसी आभा वाला एक रहस्यमयी महल आ गया। वो तुरंत समझ गया कि इस महल में बताने के लिए एक कहानी है। इसके अलावा यह उसका ध्यान भी आकर्षित कर रहा था, मानो अंदर कोई चीज उसे बुला रही हो। उसकी आंखों में जो महल झलक रहा था, उसने ये जियाओ को थोड़े क्षण के लिए अन्यमनस्क बना दिया। भले ही यह अविश्वसनीय रूप से जीर्ण शीर्ण दिखता था, लेकिन इसमें एक फीकी राजसी आभा थी जिससे लोगों को गहरा सदमा लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ सचमुच कोई रहस्य हो? ये सोचते हुए ये जियाओ धीरे से आगे बढ़ा और महल का दरवाजा खोल दिया। हैरानी की बात यह है कि इस जर्जर महल का दरवाजा खुलते वक्त जरा भी आवाज नहीं हुई। इससे ये जियाओ को बहुत अजीब महसूस हुआ। जब ये जियाओ ने महल के अंदर कदम रखा, हालांकि वहां स्पष्ट रूप से कोई नहीं था, उसे ऐसा लगा जैसे हजारों लोग भयंकर युद्ध लड़ रहे हों। हालांकि महल खंडहर हो चुका था, फिर भी खंडहरों के बीच में इसकी एक बार की महिमा की छाया देखी जा सकती थी। जैसे ही ये जियाओ अंदर चला गया, एक भयानक ठंडी आभा ने उसे घेर लिया। ये जियाओ की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह वहां से निकलना चाहता था, लेकिन महल के दरवाजे अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गए।
एक पल में ये जियाओ अंधेरे में गिर गया, पूर्ण अंधकार। इस अंधेरे में प्रकाश का एक भी स्रोत नहीं था जो उसे आगे का मार्ग दिखा सके। उसी समय ये जियाओ को बहुत अजीब, कुछ अंधेरा और उदास महसूस हुआ। उसे यह एहसास बहुत पसंद नहीं आया, इससे उसे बेचैनी होने लगी, लेकिन फिलहाल वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही ये जियो ब्रह्मांड सार ज्वाला के 9 रूपों का उपयोग करने वाला था ताकि उसे कम से कम इस अंधेरे में प्रकाश का स्रोत मिल सके, आग की लपटों ने महल को रोशन कर दिया, जिससे ये जियो को व्यर्थ चीजों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से रोक दिया गया।